Assalamu alaikum students, this is Advocate Samra Irshad and you are watching Gist of Law. सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लॉ से रिलेटेड तमाम जो लेक्चर वीडियोस हैं वो टाइमली मिलती रहें और साथ ही साथ जो लॉ से रिलेटेड तमाम अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और पहले मैं आपको बताती चलूँ कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने अपने लॉ गैट का सिलेबस जो था हमने सीपीसी का कवर करना स्टार्ट किया है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने सेक्शंस किए 15 टू 20। आज के हमारे जो लेक्चर में हम अपने सेक्शंस करेंगे, जो हमारे रिमेनिंग सेक्शंस रहते हैं सीपीसी के वो हम करेंगे। और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 47 हमारा सीपीसी का। अब सेक्शन 47 क्या बता रहा है? क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। अच्छा, सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि जो आज हमने सेक्शंस पढ़ने हैं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लॉ गैट के हवाले से। और इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो हर बार आते हैं, ठीक है, हर साल आते हैं इन सेक्शंस में से। तो इसलिए आपने इन सेक्शंस को जो है वो ध्यान से गौर से सुनना है और जो इनके आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने अपने अच्छे से क्लियर करने हैं। और स्क्रीन पे जो आपको हाईलाइटेड जो हैं वो एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं उनको आपने जो है वो गौर से याद करना है और समझ के, ठीक है। अब हमारा सेक्शन आ गया सेक्शन 115 रिवीजन, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा सेक्शन है, बड़ा मज़े का सेक्शन है, बड़ा इजी सेक्शन है। वैसे तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस सेक्शन पे आके, ठीक है, थोड़ा है कम्प्लेक्स है, लेकिन समझ के पढ़ें तो बड़ा ही इजी है, बड़ा ही आसान सा सेक्शन है, ठीक है। तो हम अपने करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर, आसान करके इसको इजी करके पढ़ते हैं। रिवीजन सेक्शन हमारा 115 है। अच्छा, आपने जो है वो सेक्शंस के जो है वो तरतीब भी याद रखनी है। सेक्शन जैसे अब 115 है, किसको डील करता है? रिवीजन को। तो इस चीज़ को भी जो है वो आपने अपने माइंड में रखना है, याद रखना है। ये चीज़ भी जो है एमसीक्यूज में आ सकती है लोग ऐड के कि जी रिवीजन को कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 115। या फिर ये आ सकता है कि सेक्शन 115 किसके बारे में है, किससे रिलेटेड है, तो वो है रिवीजन के बारे में। अब रिवीजन क्या है? रिवीजन को हम उर्दू में कहते हैं निगरानी, ठीक है। अब सेक्शन 115 में रिवीजन का क्या मतलब है कि वो तमाम ऑर्डर्स जिनके खिलाफ अपील नहीं हो सकती, जैसे कि हमने पढ़ा सेक्शन 104 में, ठीक है, उसमें चूजन 3 हमें ऑर्डर्स दिए गए हैं कि जिनके खिलाफ जो है वो अपील दायर हो सकती है। अदरवाइज वो कह रहे हैं किसी भी ऑर्डर के खिलाफ जो है वो अपील दायर नहीं हो सकती। और उसके बाद हमने पढ़ा डिक्री, ठीक है, डिक्री के खिलाफ जो है वो सेकंड अपील नहीं हो सकती। तो इन सिचुएशंस में यहाँ पे कौन सी रेमेडी है? यहाँ पे जो एग्रीव्ड पर्सन है उसके पास एक रेमेडी है रिवीजन की, ठीक है, कि वेयर देर इज नो अपील लाइज देर विल बी रिवीजन, ठीक है। जहां अब मैं आपको यहाँ से बेयर एक्ट से पढ़ती हूँ इसकी क्लॉज 1। द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज बीन डिसाइडेड बाय एनी सब ऑर्डिनेट कोर्ट, के जो हाई कोर्ट है वो रिकॉर्ड तलब कर सकती है किसी भी ऐसे फैसले का, डिसीजन का जो कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने दिया, ठीक है। तो हाई कोर्ट क्या करेगी उस चीज में जहाँ पे अपील जो है वो लाई नहीं करती, अपील जो है वो दायर नहीं हो सकती, तो वहां पे क्या हो सकता है? वहां पे रिवीजन हो सकती है, वहां पे जो है वो निगरानी के लिए जो है वो एप्लीकेशन दी जा सकती है। अब रिवीजन की पावर किसके पास है? ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्लॉज 4 में सबसे एंड पे जो है हमारे सेक्शन 115 के सबसे एंड पे हमारा दिया गया है क्लॉज 4, उसमें बताया गया है कि रिवीजन की पावर दो जो है हमारी कोर्ट्स के पास है। कौन कौन सी? एक हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक हमारी हाई कोर्ट। कैसे? हमें पता है कि जो हमारा जी एक प्रोसीजर है, ठीक है, वो कैसे चलता है? हेरारकी में। अब रिवीजन जो है ये भी हेरारकी में होगी। कैसे होगी? कि अगर एक सिविल कोर्ट ने जो है वो कोई ऑर्डर पास किया है, उसके अगेंस्ट कोई रिवीजन करनी है, एप्लीकेशन देनी है, तो वो कहाँ देंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देंगे, ठीक है।
सिविल कोर्ट के खिलाफ रिवीजन कहाँ जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ हमने रिवीजन देनी है, एप्लीकेशन देनी है, तो वो कहाँ पे जाएगी? वो आगे जाएगी हाई कोर्ट के पास। तो ये हायरार्की आपने याद रखनी है, इन दो कोर्ट्स को याद रखना है कि रिवीजन के लिए एप्लीकेशन या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकती है या फिर हाई कोर्ट में जा सकती है। अब इसके बाद क्या दिया गया है कि किन किन सूरतों में जो है, किन सिचुएशंस में है रिवीजन होगी। ठीक है, क्लॉज 1 में जो है 3 सिचुएशंस बताई गई हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? इट्स ऑल अबाउट ज्यूरिस्डिक्शन। अच्छा, सबसे पहली जो सिचुएशन दी गई है, to have jurisdiction to have exercised a jurisdiction not vested in it by law, कि अगर अदालत के पास jurisdiction नहीं थी, इख्तियार समात नहीं था और उसने वो एक्सरसाइज कर लिया। अदालत के पास इख्तियार समात नहीं था, उसकी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं थी, फिर भी जो है उसने वो एक्सरसाइज कर लिया, देन क्या होगा? उसके खिलाफ जो है वो रिवीजन फाइल हो सकती है। इसके बाद क्या है? बी पार्ट कौन सा दिया गया है? टू हैव फेल्ड एक्सरसाइज अ ज्यूरिस्डिक्शन टू वेस्टेड। ठीक है, कि अगर इख्तियार समात था लेकिन वो फेल हो गया उसको एक्सरसाइज करने में, ठीक है, उसको सही तरह से जो है अपने इख्तियार समात को यूटिलाइज नहीं कर सका, एक्सरसाइज नहीं कर सका, देन भी उस ऑर्डर के खिलाफ या फिर उस डिक्री के खिलाफ क्या हो सकता है? रिवीजन फाइल हो सकती है। तीसरा क्या दिया गया है? टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द ज्यूरिस्डिक्शन इलीगली और विद मटेरियल इरेगुलरिटी, कि अगर अदालत ने इलीगली कोई ऐसा फैसला दिया अपनी ज्यूरिस्डिक्शन में रहते हुए। ठीक है, सबसे पहली चीज थी कि उसके पास ज्यूरिस्डिक्शन नहीं थी लेकिन उसने एक्सरसाइज कर ली। ठीक है, तो उसके खिलाफ रिवीजन होगी। दूसरी चीज कौन सी आ गई? कि उसके पास ज्यूरिस्डिक्शन तो थी लेकिन उसने जो है वो एक्सरसाइज गलत की है, देन क्या होगा? उस पर रिवीजन होगी। और तीसरा है, ज्यूरिस्डिक्शन तो थी उसके पास लेकिन उसने इलीगली उसको यूज किया है, देन उसके खिलाफ भी जो है वो रिवीजन होगी। तो ये 3 जो सिचुएशंस हैं ये दी गई हैं कि इन 3 सिचुएशंस में कोई भी एग्रीव्ड पर्सन जो है वो रिवीजन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अब इसके बाद क्या दिया गया है? इसके बाद जो है वो प्रोसीजर दिया गया है कि अगर एक एग्रीव्ड पर्सन है उसने एप्लीकेशन देनी है तो इसका क्या प्रोसीजर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से एमसीक्यूज हर बार आता है। क्या आता है कि वेयर अ पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन अंडर दिस सबसेक्शन ही शैल इन सपोर्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, कि जो उसने रिवीजन की एप्लीकेशन जमा करानी है, देनी है हाई कोर्ट को या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तो वो क्या करेगा? फर्निश कॉपीज ऑफ द प्लीडिंग्स, उसके साथ कॉपीज लगाएगा प्लीडिंग की। ठीक है, साथ वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगाएगा और साथ जो है जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जिसके खिलाफ वो रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल करने जा रहा है, उस ऑर्डर की भी एक जो है वो कॉपी साथ लगाएगा। अब ये 3 चीजें आपने याद रखनी है, इनमें से जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हर बार आता है। कौन सी चीजें? कि जब एग्रीव्ड पर्सन ने एप्लीकेशन देनी है रिवीजन की तो उसने उसके साथ कौन कौन सी चीजें लगानी है? उसने साथ लगानी है कॉपीज प्लीडिंग्स की, साथ डॉक्यूमेंट्स, और तीसरी चीज है ऑर्डर ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट, के जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने ऑर्डर दिया जिसके खिलाफ जो है रिवीजन दायर करनी है, तो वो भी जो है उसके साथ अटैच होगी। इसके बाद क्या होगा? द हाई कोर्ट शैल एक्सेप्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन विदाउट कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, के हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है, ये पावर है कि वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किए बगैर भी इस एप्लीकेशन का जो है, इस रिवीजन का जो है वो फैसला सुना सकती है। इसके बाद जो है वो लिमिटेशंस दी गई हैं अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन एक्ट 1908, कि अगर एक एग्रीव्ड पर्सन है उसने एप्लीकेशन देनी है रिवीजन की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को, तो वो कब दे सकता है? दैट सच एप्लीकेशन शैल बी मेड विद इन 90 डेज
ऑफ द डिसीजन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, कि जब उस सबऑर्डिनेट कोर्ट ने डिसीजन दिया तो उस अगर आप उस डिसीजन को नामंजूर करते हैं, उसके खिलाफ आपने रिवीजन की एप्लीकेशन देनी है, तो वो एप्लीकेशन के लिए आपने जो अप्लाई करना है, जो एप्लीकेशन देनी है, वो आपने विद इन 90 डेज देनी है। 90 दिन के अंदर अंदर जो है आपने एप्लीकेशन देनी है। अगर 90 दिन से एक दिन भी एक्सीड किया तो देन आप इस चीज के जो है वो इस चीज का आपका राइट नहीं रहेगा रिवीजन का। ठीक है, 90 दिन के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन देनी है। जब फैसला आ जाएगा सब ऑर्डिनेट कोर्ट का, ठीक है, उसके खिलाफ रिवीजन की एप्लीकेशन 90 दिन के अंदर अंदर, और विच शैल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ सच डिसीजन विद इन 3 डेज। और उस डिसीजन की, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट का डिसीजन है, उसकी कॉपी आपको कब मिलेगी? विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको उस ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी। इसके बाद हाई कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन विद इन 6 मंथ्स। अब जो एग्रीव्ड पर्सन है उसने तो जी एप्लीकेशन देनी है अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट 1908 विद इन 90 डेज। 90 दिन के अंदर अंदर उस पर्सन ने एप्लीकेशन देनी है, 3 दिन के अंदर अंदर उसको जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है, और 6 मंथ 6 माह के अंदर अंदर जो हाई कोर्ट है उसने अपना फैसला सुनाना है उस रिवीजन के बारे में, उस केस को डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक है, इसके बाद इसकी क्लॉज 3 में एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, इफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ केस विद इन द कंपिटेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज बीन मेड आइदर टू द हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नो फर्दर सच एप्लीकेशन शैल बी मेड टू आइदर ऑफ देम। इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है, क्या बताया गया है कि जी अगर आपने एप्लीकेशन दी किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में, अब कॉम्पिटेंट कोर्ट्स कौन सी थी जो हमने अभी डिस्कस किया कि रिवीजन किन कोर्ट्स में हो सकती है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट। जब आप इन दो कॉम्पिटेंट कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में, अपनी रिवीजन की एप्लीकेशन दी, उस पर आपका डिसीजन आ गया, उस पर आपका फैसला आ गया, तो उस पर आप जो है नो फर्दर सच एप्लीकेशन, उस पर आप सेकंड रिवीजन नहीं दे सकते। ठीक है, उस एप्लीकेशन, उस चीज पर जो है नो फर्दर सच एप्लीकेशन शैल बी मेड, कि उस पर जो है सेकंड रिवीजन नहीं होगी कि जी आप कहे पहले तो एक ऑर्डर पे आपने रिवीजन करा ली, निगरानी करा ली, ठीक है, कि जी मुझे ये ऑर्डर जो था कोर्ट का, ठीक है, नामंजूर था, उसने अपनी जुरिस्डिक्शन में रहते हुए ये फैसला नहीं किया या फिर जुरिस्डिक्शन का गलत इस्तेमाल किया, तो उस पर आपने रिवीजन कराई। ठीक है, अगर उस रिवीजन का फैसला आ गया हाई कोर्ट से या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो उस फैसले के खिलाफ, जो रिवीजन का फैसला आया उसके खिलाफ आप सेकेंड रिवीजन नहीं दे सकते। इसको आपने खास तौर पे याद रखना है। इसके बाद क्लॉज 4 है, वो हमने डिस्कस कर लिया था कि जी कौन कौन सी जो कोर्ट्स हैं वो रिवीजन का फैसला कर सकती हैं, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और या फिर हाई कोर्ट। अब सबसे एंड पे हमारा जो है वो सेक्शन आ गया, सेक्शन 155। सेक्शन 155 क्या है? सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं बेरेक्ट से। नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, कि इस कोड में कोई भी ऐसी चीज, जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है, कोई भी ऐसी चीज जो है वो नहीं दी जाएगी, कोई भी ऐसा सेक्शन, कोई भी ऐसा रूल, कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया जाएगा जो कि लिमिटाइज करे या फिर इफेक्ट करे कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स को, ऐसी पावर जो हमेशा से कोर्ट को मिली हुई है। ठीक है, अब वो पावर कौन सी है? दो चीजों की पावर है। ठीक है, एक तो सिचुएशन है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस और दूसरी है टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। कि जहाँ पे ये दो सिचुएशंस आ जाए कि जो इंसाफ है, ठीक है, उसको, जस्टिस को अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, ठीक है, इंसाफ के लिए, या फिर टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, या फिर कोर्ट के खिलाफ कोई ऐसी बात आ जाए, एब्यूसिव जो चीज आ जाए, तो उसके खिलाफ कोर्ट के पास, अदालत के पास इख्तियार है कि वो कोई भी स्टेप ले सकती है। ये उसकी इनहेरेंट पावर है, ठीक है, कोर्ट की, कि वो इन दो चीजों के खिलाफ कोई भी स्टेप ले सकती है, कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक है, ये उसकी इनहेरेंट पावर है, इसको कोई भी जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। हमारे सेक्शंस जो हैं वो तमाम के तमाम सीपीसी के जो हमारे लॉ गैट के सिलेबस में दिए गए हैं वो हमारे जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, कवर हो गए हैं। ठीक है, अगर आपने स्टार्ट वाले सेक्शंस जो हैं वो नहीं पढ़े तो आप मेरे जो है स्टार्ट वाले लेक्चर्स वहाँ से जो हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो हाईलाइट कर दिए गए हैं, वो आपने याद रखने हैं, और साथ साथ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स आपको दिए हैं, वो भी आपने याद रखने हैं, और आपने अपने एग्जाम्स की जो तैयारी है वो अच्छे से करनी है। थैंक यू सो मच।